नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवाली और हमारे साथ मौजूद हैं कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार कॉमरेड साहब। नमस्कार जी सभी को। दोस्तों, देश में इन दिनों क्या हो रहा है? देश में इन दिनों नफ़रत की फसलें बोई जा रही हैं। होता ये है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कि जब हम पर कोई संकट आता है या हम पे कोई कलेक्टिवली हम किसी दुख का सामना करते हैं तो हम फिर एक देशवासी के रूप में सोचते हैं। लेकिन भारत में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश पहलगांव अटैक के बाद देश का जो बौद्धिक वर्ग है, देश के जो अच्छे नागरिक हैं, वो देश में क्या हो रहा है इसकी चिंता कर रहे हैं, टेरर पे बात कर रहे हैं। लेकिन करोड़ों की संख्या ऐसे लोगों की भी इस देश में हो गई है जिनको अटैक के पीछे अपना नफ़रत एजेंडा और इस दुनिया में एक दूसरे के प्रति संप्रदायों में उनको आपस में लड़वाना, भिड़वाना, फासिज्म जिसको कहते हैं, उसको बहुत तेज़ गति से भारत में चल रहा है। मैं अक्सर चिंताएं करता हूं कि उस देश का भविष्य क्या होगा जिस देश में एक दूसरे के लिए इतनी नफ़रतें मन में एक पार्टी अपना बो रही है। हालांकि देश के लोग समझदार हैं और वो इसका मुकाबला करेंगे। आज पहलगाम में जो वहाँ की महिलाएं हैं उन्होंने एक मार्च निकाला है और पहली बार महिलाएं वहाँ घर से बाहर निकली हैं ये बताने के लिए कि हम सब एक हैं। कॉमरेड साहब जी, आपको भी 50 साल से ज़्यादा समय हो गए सार्वजनिक जीवन में। सरकारें तो आती रही हैं, जाती रही हैं, गठबंधन की भी रही हैं, लेकिन ये पिछले जो 11 साल हैं भारत के लिए, मुझे लगता है कि एक दूसरे संप्रदाय के प्रति जो नफ़रत है वो उसने कम होने के बजाय बहुत विकराल रूप लेती जा रही है। और हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालिए। खैर आप सही कह रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये जो घटना घटी उसको 3 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे बिल्कुल अभी अभी घटी हो। इतना गहरा असर वो हम सब के दिलों के ऊपर उस दहशत ने छोड़ा, जिसकी निंदा करने के लिए, जिसकी भर्त्सना करने के लिए कोई शब्द नहीं हो सकते हैं। और कोई भी संवेदना के शब्द जो हैं उन परिवारों के, उनके जो परिजन हैं, नियर एंड डियर, जो वहाँ पर जिस बर्बर तरीके से मतलब मारे गए आतंकवादियों के हाथों, उनके लिए कोई आज के दिन किस हद तक मरहम का काम कर पाएंगे शब्द कोई भी, वो एक अपने आप में सोचनीय विषय है। और आपने ये ठीक कहा कि आज सारा हिंदुस्तान अगर एकजुट हो के उनके साथ खड़ा होगा तभी वो आतंकवाद के खिलाफ उनकी भावनाएं अभिव्यक्त होंगी। बिल्कुल जी। और यदि कोई भी संगठन जिनकी नफ़रत फैलाने की या जहर उगलने की अभी आप बात कर रहे थे, वो भी सक्रिय हैं, उनको हो सकता है ये आपदा में अवसर की तरह दिखता हो, मतलब तो उसके प्रभाव में अगर कोई भी ऐसी घटना की जाती है जो लोगों को एक दूसरे से काटे या विभाजित करे, तो मुझे ये लगता है कि ये जो आतंकवादी हैं उन्हीं के इरादों को पूरा करेगा। हाँ जी, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपने दोनों पक्षों का चर्चा किया है कि देश में आतंकवाद के खिलाफ और जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ खड़े होने वाले लोगों की काफ़ी बड़ी संख्या है। उस सड़कों पे आके भी जगह जगह कैंडल मार्च और दूसरे भी इस तरीके से देखने को मिले। लेकिन साथ में ही वो जो दूसरी नकारात्मक ताकतें हैं वो भी सक्रिय हुई हैं। बिल्कुल जी।
तो अब ये दो पक्ष हैं, इनमें कौन सा पक्ष जो है वो देश के लिए खड़ा होता है सही ढंग से, और कौन सा ऐसा पक्ष है जो देश के हितों को नुकसान करता है। इन दोनों के बीच अब ज़्यादा से ज़्यादा एक मतलब निर्णायक दौर जैसी परिस्थिति शुरू हो गई है कल परसों से ही। और इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल जुड़े हुए हैं जिनकी एक तरह से जांच परख होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव तरीके से या वस्तुपरक ढंग से, सार्थक तरीके से। केवल भावनाओं में बहने से तो जाहिर है कि तो कितने ही लोग ऐसे हो सकते हैं जो मतलब इनोसेंट भी हैं और भावुकता में बहकर हो सकता है वो धर्म और दूसरी तरह की मतलब कट्टरता के प्रभाव में जो है वो कुछ दूसरे पाड़े में जाके भी खड़े हो सकते हैं, उसकी भी उतनी ही संभावना है। लेकिन कश्मीर एक निश्चित तौर पर जटिल मुद्दा तो है ही, और अब जो पहलगाम की घटना घटी है, मतलब इसके ऊपर अपने को ये बातचीत करनी पड़ेगी ऐसा तो कोई अंदाज़ा नहीं था। हम तो ये सोच रहे थे कि कोई जो हमारे देश के सामने आज चुनौतियां हैं, कृषि की है, किसान मजदूर की है, बेरोजगारी की है, नशाखोरी की है, लोगों के अधिकारों का सवाल है, उनके ऊपर हम कुछ चर्चा कर पाते जैसा कि विगत में करते रहे हैं। लेकिन अचानक ये बात आके और सभी उसको पीछे छोड़ दिया, और ये हमारे लिए कुदरती तौर पर एक जज्बाती और बड़ा मुद्दा बन गया बातचीत करने का। और केवल मात्र एक ही बातचीत में हम ये पूरा का पूरा इसमें से संदेश निकाल के दे पाएंगे, ये भी संभव नहीं है। परंतु बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को खुद मतलब उनमें फ़र्क करना चाहिए। एक तो किसी भी देश की सरकार और वहाँ की जनता, उसमें फ़र्क करना चाहिए, बिल्कुल, नंबर एक। नंबर दो ये है कि धर्म एक अलग चीज़ है और धार्मिक कट्टरता एक अलग चीज़ है। धार्मिक कट्टरता चाहे वो किसी भी मजहब का नाम लेकर काम कर रही हो, वो उस मजहब की प्रतिनिधि नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। और वो जिस भी मजहब के नाम से इस प्रकार की कारगुजारियाँ करते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उस मजहब को मानने वाले लोगों का करते होते हैं। वो चाहे बेशक वो मतलब हिंदू के नाम से करें, मुस्लिम के नाम से करें, सिख या ईसाई के नाम से करें, लेकिन वो सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए चिंता का सबब बनना चाहिए जो उस धर्म में विश्वास करते ईमानदारी से, जिनकी आस्था है, हम ये कह सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर कट्टरता तो उनका नुकसान कर रही है। बिल्कुल। तो उनको खड़े होना चाहिए अपने धर्म को बचाने के लिए, और खुल के ये कहना चाहिए, जैसा आप अभी बोल रहे थे, वो हजारों की संख्या में है कश्मीर की महिलाएं जो सड़क पे आके और पहलगाम के हिंसा के खिलाफ जो है खुल के प्रदर्शन कर रही हैं। जाहिर है कि वो ये एक संदेश दे रही हैं कि ये जिस कट्टरता के नाम से ये कांड किया गया है उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, और हम उसको बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करते, और ना ही इस्लाम से कोई इसका ताल्लुक है। ये संदेश उसमें स्पष्ट तौर पे जा रहा है। तो ये चीज़ ज़रूर, जब मैं जो देशों की बात कर रहा था उसमें भी मतलब एक पाकिस्तान के लोग हैं और एक पाकिस्तान की सरकार है। अब सरकार जितनी भी वहाँ से उकसावे की कार्रवाइयाँ करती है पाकिस्तान की, कोई वहाँ की जनता से पूछ के तो करती नहीं। और लोग वहाँ जो हैं वो मतलब हिंदुस्तान ही तो था। बिल्कुल। और बहुत बड़ा हिस्सा तो हमारा पंजाब का था, जिसमें से हम हरियाणा बने।
हाँ जी। और आज वो पाकिस्तान साइड में लाहौर हमारी राजधानी थी, तो वो लकीर खींच के लोगों को इधर से उधर कर दिया, तो लोगों की भावनाएं थोड़ी ना बदल गई। वो आज भी अब यहाँ से जुड़ाव महसूस करते हैं। कितने लोग जाके वहाँ जो बातचीत करते हैं यहाँ से गए हुए लोगों की, उनको अपने गांव और वो सारा जो भी सब कुछ याद है, तो दिल को छू जाता है। आज भी जब वो बात करते हैं तो ये लगता है कितनी काल्पनिक बात हुई है कि जो इस प्रकार का जो बंटवारा हुआ। तो सरकार और जो लोग, देश की जनता, वो एक नहीं हुआ करते हैं। और सरकार अगर मतलब गलत दिशा में जा रही है या वो नागरिकों के हितों के खिलाफ काम कर रही है, तो उस देश की जनता का ये फर्ज बनता है कि वो खड़ी होके अपने देश की सरकार के सामने सवाल करे जी। अब मान लो ट्रम्प जो भी कुछ अमेरिका में कर रहे हैं, तो लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के 50 राज्यों में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। पिछले 15 दिन में 3 बार हो चुके। तो वो सवाल कर रहे हैं कि हमने आपको इस वजह से वोट नहीं दिया था कि आप ऐसा करेंगे, और वो लिखे हुए हैं कि नॉट इन माई नेम। तो जो भी हमारे यहाँ विगत में भी कई बार इस प्रकार की परीक्षाएं हमारे देश की जनता की ली गई हैं, जब उनके सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया और उन्होंने ये मजबूती के साथ ये कहा कि नॉट इन माई नेम, एक एक ने किया। चाहे वो कोई मंदिर मस्जिद का सवाल था या कोई इवन तीज त्योहारों के ऊपर अब तो ये बातें होने लग गई कि नफरत फैलाने के मौके की तरह से उनको देखा जाता है। बिल्कुल जी। और पिछले दिनों कोई एक कौन सा त्योहार था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मस्जिदों पे तिरपाल ढक दिए गए। ऐसा कभी आज तक हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिला। भी आप देखिए, इस घटना के बाद बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, छत्तीसगढ़ बीजेपी के, लिखा गया कि धर्म पूछा जाति नहीं। हाँ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता पीड़ित महिला जिन्हें अपना पति खोया है उसको चीख चीख के मजबूर कर रहे हैं कि वो ऐसा बोले। सफीदों के एक गांव में कुछ लफाड़े से बच्चों ने एक रैली निकाली है, और वो रैली ये है कि मुस्लिमों को हम यहाँ से जाइए, जबकि उस गांव में कोई मुस्लिमों का घर ही नहीं है। एक गांव के मंदिर में मुस्लिम पेंटर पेंटिंग वो कर रहा है, सफेदी कर रहा है, उसको वहाँ से निकाला गया है। एक गांव में कोई छोटा मोटा मजदूर आदमी, उसको थप्पड़ मार मार के गाड़ी में उसके सामान के साथ बिठाया गया। बताइए। और ये वो तस्वीरें हैं जो देश के सामने आ गई हैं। इसके अलावा हजारों ऐसी घटनाएं होंगी जिसकी तस्दीक नहीं हो पाई। कई जगह कश्मीर के विद्यार्थियों को भी चंडीगढ़ में कश्मीर के विद्यार्थियों के साथ बदतमीजियां की गई हैं। अब बताइए, ये उस कश्मीर के लिए कर रहे हैं जो कश्मीर खुद ही भुगत भोगी है। और मैं आपको बताऊं, अगर आज ये कश्मीर में जो एक इस प्रकार की स्थिति बहाल हो रही थी, जो कि सरकार के तमाम मतलब तिकड़मों के बावजूद हो रही थी बहाल, इसका मुख्य कारण ये है कि कश्मीर की जनता ने वहाँ के जो आतंकवादी अंसर है उनको अलग थलग कर दिया। और ये अगर कोई इस तरह की घटनाएं करते हैं तो वास्तव में आतंकवादी तो यही चाहते हैं। अब हम फर्ज करो ये मान लेते हैं एक बार कि उन्होंने नाम पूछ पूछ के गोलियां मार दी, तो जाहिर है वो तो नाम पूछ के ही मारना चाहते थे। वो अगर ये संदेश छोड़ना चाहते थे कि भाई वो उनका संदेश तो तुम ही सफल कर रहे हो, हिंदुओं को मार रहे हैं, तो जाहिर है उनका इरादा तो ये है कि फिर हिंदू जो है वो मुस्लिमों पे हमले करें। और यहाँ अगर ऐसा कोई मुस्लिमों को तंग करने की बात आती है तो आतंकवादियों के ही मंसूबे पूरे होते हैं। उनका ही तो काम कर रहे हो। ये कितनी साधारण सी बात है जो समझनी चाहिए। तो सांप्रदायिकता किसी भी मजहब का ठप्पा लगा के काम करे, वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। वास्तव में वो एक दूसरे को बल प्रदान कर रहे होते हैं। ये कोई हम एक बार नहीं देख रहे, हम आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक देखते आए। लेकिन अगर कुल मिलाकर हम देखने लगे तो आज़ादी के आंदोलन में जो धर्म निरपेक्षता की ताकतें थी, कुल मिला के तो उन्हीं ने एक मजबूत विरासत छोड़ी है। बिल्कुल जी। और जो बांटने वाली सांप्रदायिकता और जातिवाद की ताकतें थी वो अलग थलग हुई उस टाइम पर भी, जबकि अंग्रेजों ने तो पूरी कोशिश करी।
और यहाँ भी चाहे वो मुस्लिम लीग हो चाहे हिंदू महासभा जैसे संगठन, उन्होंने भी पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन उनको कामयाबी उस तरीके से नहीं मिल पाई। पर इनको अब मिल रही है जी। अब उनको मतलब उनकी कोशिश है कामयाब होने की, ये चुनौती कम करके नहीं देखी जा सकती। मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूँ कि काफ़ी हद तक वो एक नफरत फैलाने में मतलब कामयाब हुए हैं, लेकिन अच्छे लोग भी बहुत हैं, अच्छे भी बहुत हैं जो इस चीज़ों को समझते हैं। इस घटना को सर 48 घंटे भी नहीं हुए थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अब बताइए, उस दिन एक मतलब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, उसमें नहीं टाइम उनके सभी पार्टियों की मीटिंग, और उसके अंदर बल्कि जितनी भी गैर भाजपा पार्टियां हैं उन्होंने अपना मुकम्मल साथ देने का वहाँ पे अहद किया है, प्रस्ताव पारित किया है कि इस आतंकवाद को रोकने के लिए और इसको डील करने के लिए भारत सरकार जो भी उपयुक्त कदम उठाना जरूरी समझे हम उसके साथ हैं, ये उन्होंने कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये जरूरी नहीं समझा कि वो, अब मेरे को तो देखो यहाँ तक भी लगता है शायद वो जानबूझ के उसको अवॉइड किया, ताकि ये बात तो जरूर उठेगी कि इसके लिए विफलता किसकी है, और वो तो जब आप सामने होगा तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, और केवल जवाब नहीं देना पड़ेगा, जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो ये समझते हैं कि जैसे पुलवामा को भुला दिया गया, इसी तरीके से इसको भी वो भुला देना चाहते हैं। उसमें 40 जवान शहीद हो गए, सबको आज पता तक किसकी जवाबदेही तय हुई थी, और ये तक नहीं जवाब दे पाए कि अगर उनके लिए वो जम्मू से श्रीनगर ले जाने के लिए लिखित में चिट्ठी डाल के हवाई जहाज मांग रहे थे, तो कौन सी बड़ी बात है, कौन से चांद सितारे मांग लिए उन्होंने, और वो क्यों डिनाई किया गया? क्या उसके लिए कोई कदम उठाया गया कि कैसे मतलब 2 क्विंटल RDX लेके कोई कॉन्वॉय के अंदर घुस जाए? ऐसे ही है। तो अब ये अफसोस की बात है कि वो चीज़ भी मतलब आज उसके ऊपर हम ये समझते कि भाई आज एकजुट होने की ज़रूरत है, और ये किसी को भी मतलब तंग राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए इस तरह का मौका आने के बाद। लेकिन ये कुछ सवाल ऐसे ज़रूर हैं, जैसे मान लो कहते हैं कि भाई वहाँ पर जहाँ ये घटना घटी है उस घाटी में मतलब कोई 2-2.5 घंटे तक खच्चरों पे या दूसरे तरीक़ों से ही जाया जा सकता था, और कोई वाहन वहाँ जाने के रास्ते नहीं। ठीक बात है। तो जो आतंकवादी घुसे हैं वहाँ, वो भी तो पैदल ही घुसे होंगे 2-2.5 घंटे। हाँ जी बिल्कुल। कहाँ से घुसे हैं, ठीक है ना। और वो उस घटना को, वारदात को अंजाम दे के, बर्बरता को, और वो वापस भी तो गए होंगे। तो तुम मतलब इतनी देर तक क्या कोई हेलीकॉप्टर नहीं वहाँ उतार सकते? जो आप गृह मंत्री के लिए 4-4 हेलीकॉप्टर चले जाते हैं तुरंत प्रभाव से, तो क्यों नहीं एम्बुलेंस के हेलीकॉप्टर उतर सकते थे? या मतलब आर्म्ड, वहाँ पे जो चश्मदीद हैं और जो पीड़ित हैं उन्होंने कहा कि 2-2.5 घंटे 1.5 घंटे हमारा जिंदा था आदमी, हाँ, इंतजार करते रहे। ये जो लेफ्टिनेंट बेटा जो हमारा जो विनय जो है नरवाल, वो जो शहीद हुआ है वहाँ पे, उनके परिवारजनों ने कही है ये बात कि भाई वो 1.5 घंटे तक तड़पते रहे। मतलब हेलीकॉप्टर तो 20 मिनट में उतर सकता है नियरेस्ट हेडक्वार्टर से, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी, और एम्बुलेंस के हेलीकॉप्टर होते हैं। तो सवाल ये नहीं है, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई इंटेलिजेंस के इनपुट नहीं थे, मतलब कोई यानी जानकारियां नहीं थी। नहीं, ये डाल तो रहे थे बीजेपी वाले इस घटना के 6-7 दिन पहले कि कुछ बड़ा होने वाला है देश में, कुछ बड़ा होने वाला है देश में। वो तो खैर उनको तो पता नहीं, मुझे नहीं मालूम पता था कि नहीं पता था, लेकिन आतंकवादियों के पास जरूर इनपुट थे सारे कि यहाँ कोई एक भी पुलिस फौज वाला नहीं है। सर यहाँ पे 2000 टूरिस्ट हैं, एक भी कोई मतलब आर्म्ड पुलिस फौज वाला वहाँ डिप्लॉयड नहीं है। इस बात का उनको पता है, वो रेकी कर चुके हैं मुकम्मल तौर पर। तो कश्मीर जैसी जगह आप इस किस्म की बातें अगर करेंगे और उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, तो देश की जनता में सुरक्षा के प्रति ये विश्वास बहाल नहीं होता। ये ज़रूर एक इस प्रकार की स्थिति है। दिक्कत ये है सर कि देश में इससे पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं,
पूरा तंत्र इस बात के लिए दुखी नहीं है कि इतना बड़ा हादसा उग्रवादियों ने किया है हमारे देश के निर्दोष नागरिकों के साथ, जघन्य हत्याकांड है ये। इस पे दुख की बजाय पूरा जो तंत्र है सरकार का, वो इस बात के लिए काम कर रहा था कि प्रधानमंत्री पे कोई सवाल ना उठाए। हाँ जबकि ये एक छोटा सा स्टूडियो है, इस स्टूडियो को ठीक रखना मेरी जिम्मेदारी है। अगर यहाँ पे कुछ होता है तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। पक्का। हाँ, इस देश में कुछ होता है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को क्या माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए कि मैं आपको 10 साल से राज कर रहा हूँ, मैं एक सुरक्षित भारत नहीं दे पाया आपको? क्या इस बात में भी कोई दिक्कत है? क्या हम अपने पड़ोसी मुल्क से नहीं सीख सकते सर? एक तरफ पाकिस्तान है जहाँ रोज़ वो तो खुद से ही परेशान है, वो मिलिटेंट से परेशान, अपनी फौज से परेशान। वो तो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वो तो चाहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन चाइना को बनाते हैं ये राष्ट्रवादी कथित तौर पे। वहां पे आप एक भी घटना नहीं पाओगे ऐसी, होती ही नहीं वहां पे घटनाएं ऐसी। तो क्या जिससे कंपटीशन कर रहे हो आप, उससे इस बात में भी तो कंपटीशन कर सकते हो ना कि हम मुल्क को कैसे सेफ रखें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सेफ्टी में कोई बात ही नहीं होती। एक और भी बात है, ये जो लोग मतलब इस प्रकार का हिंदू मुस्लिम फैलाते हैं और भड़कावे उकसावे और हिंसा की बातें करते हैं, घटनाएं करते हैं, उनमें कुछ लोग तो निश्चित तौर पर शरारती तत्व होते हैं जो कट्टरता के प्रभाव के, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे भावुकता में उनके साथ गए हुए लोग भी होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है। मतलब तो जो लोग आप बोल रहे हैं कि देश में आज चिंतित हैं और ईमानदारी से पीड़ित हैं इन घटनाओं से, और वो ये नहीं चाहते कि लोगों के अंदर फूट डले और आतंकवादियों के मंसूबे सफल हों यहाँ पे, उन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसिव स्पेक्टेटर ना रहें। मतलब मूक दर्शक की तरह से उनकी भावनाएं चाहे कितनी ही जायज़ है, लेकिन उनको सक्रियता के साथ आगे आना होगा। और वो जो ऐसे लोग हैं जो बह सकते हैं भावनाओं में अज्ञानता की वजह से, कम से कम उनके सामने तर्क के साथ संयम के साथ बात करने की ज़रूरत है। मैं आपको ना एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि आज कश्मीर पे बात हो रही है। कश्मीर वो प्रदेश है, आपको तो पता है, जिसकी संस्कृति कश्मीरियत है जी। जैसे उसमें उनका अपना कल्चर है, उनकी भाषा, उनकी कल्चर, उनकी बोली, उसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। और बहुत ही गहरा सूफी कल्चर है कश्मीर का, बहुत बड़े बड़े सूफी संत हुए हैं, उसका प्रभाव वहाँ के लोगों के अंदर है। जो सद्भाव और टॉलरेंस और सहनशीलता, मानवीय संवेदना एक दूसरे के प्रति, ये बहुत गहरे रूप में है वहाँ पर। कितने ही उदाहरण बता सकता हूँ। लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि जब मुल्क का बंटवारा हुआ 1947 में, तो कश्मीर की घाटी तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, चलो जम्मू हिंदू बहुल क्षेत्र है। तो कश्मीर के लोगों ने अपनी इच्छा से हिंदुस्तान के साथ रहना पसंद किया। उन्होंने ये कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान में जा सकते हैं, हम मतलब एक जो इस्लामिक स्टेट है पाकिस्तान, उसमें जाना पसंद नहीं करेंगे। वो किसी ने बाई फोर्स तो नहीं रोका। और जिस टाइम पर कश्मीर को अपनी तरफ शामिल करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने वो रेडर भेजे थे फौजी, उस मौके के ऊपर यहाँ की जो रियासत है उसके राजा तो हरि सिंह थे। हाँ जी, भारत सरकार से मदद मांगी उन्होंने। मदद तो बाद में मांगी, पहले तो उन्होंने ये कहा हमें शामिल नहीं होना हिंदुस्तान में, हम तो अपनी रियासत को अलग रखेंगे। वो तो जब उनसे घिरने लगे तब उन्होंने मदद मांगी है। और उस मौके के ऊपर कश्मीर के लोग, ये जो फ़रूक अब्दुल्ला के वालिद साहब जो थे, पिताजी शेख अब्दुल्ला साहब, बहुत बड़े सियासी नेता हुए हिंदुस्तान के, उन्होंने और उनके समर्थकों ने हथियारबंद लड़ाई लड़के पाकिस्तान के रेडर्स को वापस धकेला। ये बहुत निर्णायक बिंदु था जिस मौके के ऊपर
बिल्कुल एक निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना। ये अलग बात है कि कुछ शर्तें भी थी उसमें, और वो शर्तें इस तरह की थी कि उसको वहाँ के मुख्यमंत्री को प्राइम मिनिस्टर कहते थे, गवर्नर को सदर रियासत कहते थे। बाद में संविधान में संशोधन करके उनको हटा दिया गया, चलो हटा दिया आपने। उसके बाद कुछ चीज़ों की मतलब स्वायत्तता और ऑटोनॉमी जो है वो 370 से भी दी हुई थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कितने लोगों को ये नहीं पता 370 क्या है। उनको ये पता, हटा दी। ये बताया गया कि जमीन खरीद सकते हो वहाँ। अब 370 केवल कश्मीर के ऊपर लागू नहीं थी। आज भी कितने ही प्रदेश हमारे नॉर्थ ईस्ट के हैं या उत्तराखंड के हैं जहां धारा 370 के तहत स्वायत्तता और उनको उस प्रकार की सुरक्षा मिली हुई है कि कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकता जाके। तो वहां तो आपने चलो अबॉलिश कर दी, और अबॉलिश करने के बाद हिमाचल में नहीं खरीद सकते जमीन, हिमाचल में भी नहीं, मैं वही राजस्थान में आप दलितों की जमीन नहीं खरीद सकते। लेकिन वहां पर इतना ही नहीं किया, बल्कि राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। और वो मतलब कश्मीर और जम्मू और लद्दाख वो अलग अलग मतलब उनको यूनियन टेरिटरी के दर्जे देके, और अब जो इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का और असेंबली का कश्मीर का, तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं बीजेपी वाले, इनका तो उम्मीदवार भी नहीं खड़ा करने का वहाँ पे कोई क्षमता थी। और विधानसभा के इलेक्शन पीसफुली हुए और वहाँ पे कोई धांधली, उसमें तुमने क्या निकाल लिया, लोगों ने क्या तुम्हें सूंघने के लिए भी आए क्या आगे? तो कारण क्या है? अगर वास्तव में तुम कह रहे हो कि स्थिति हमने सामान्य कर दी और आतंकवाद को उखाड़ा है, तो लोग क्यों नहीं अपना रहे? तो वो आतंकवाद इसलिए उखड़ा है कि खुद कश्मीर के लोगों ने कितनी शहादतें दी हैं। खुद कश्मीर के, हमें बिल्कुल ये निश्चित बात है कि कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुए, वो भी घरों से बेदखल हैं। ये बसाया क्यों नहीं इन्होंने इतने? और उनको बचाने के लिए कुछ नहीं, उनका इस्तेमाल किया। आज भी कश्मीरी पंडित ये कहते हैं कि हमारा इस्तेमाल किया राजनीतिक वोट लेने के लिए, और अब हमारी उपेक्षा हो रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, कश्मीरी पंडित तो भुक्तभोगी हैं ही हैं, साथ में ही कितने ही कश्मीरी मुस्लिम भुक्तभोगी। हत्याएं हुई बहुत बड़े पैमाने पे। हमारे किसान सभा के गुलाम नबी वहाँ के लीडर थे कश्मीर के, उनकी हत्या हो गई। और गुलाम नबी के अन्य साथियों पर भी हमले हुए। वहाँ के शिक्षा मंत्री को मारा गया। और ये जो तारिगामी साहब, यूसुफ तारिगामी, चौथी बार एमएलए बने हैं अब, वो बिल्कुल मतलब मुखर होके बोलते हैं कश्मीर के लिए। और उनका घर और शिक्षा मंत्री का पास थे, और वो उनको मारने के लिए आतंकवादी वहाँ पर चढ़ गए मतलब। और उनका वहाँ पे जो गार्ड पोस्टेड था, उस गार्ड ने गोली चला दी, आतंकवादी भाग गए, गार्ड मारा गया। और तारिगामी 5 मिनट के फासले पे बच गए। और उसके साइड में शिक्षा मंत्री का घर था, उसमें घुस के शिक्षा मंत्री को मार गए। वो तो मुस्लिम है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आतंकवादी कश्मीर के लोगों को ये कहते थे कि हम उंगली पे देखेंगे, वोट का निशान अगर उंगली पे मिल गया तो हाथ काटेंगे। इसके बावजूद भी लोगों ने वोट डाले वहाँ पे। बहुत ही कठिन समय में, वहाँ कोई इंटरनेट नहीं, बच्चों को बड़ा भारी नुकसान हुआ, पेपर तक दे नहीं पाए, जगह जगह मतलब उनकी तलाशियाँ, और क्या से क्या नहीं हुआ। और कितनी किलिंग्स वहाँ पे हुई, जिसमें कईयों में तो जांच में ये पाया गया कि किसी अफसर ने तरक्की लेने के लिए मतलब फाल्ज एनकाउंटर कर दिया। ये चीज़ें सामने आई हैं मतलब। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आतंकवाद एवं ही कोई दिल्ली से बैठे किसी ने ख़त्म कर दिया। वहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और ये जो 47 की आप बात कर रहे थे, हम तो उस जगह पे बैठे हैं जहाँ पे
ऐसी मारकाट हुई जो कभी नहीं होनी चाहिए, और उनको पीढ़ी दर पीढ़ी भूल नहीं सकते। बंटवारा दो ही जगह इफेक्ट किया, या तो पंजाब और बंगाल दोनों का ही बंटवारा हुआ। लेकिन मतलब जम्मू में भी दंगे हुए और खुद राजा का हाथ था दंगे करवाने में हिंदू मुसलमान के, लेकिन पूरी की पूरी कश्मीर की घाटी में एक भी आदमी नहीं मारा गया, जबकि वहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहाँ पर गैर मुस्लिम कश्मीरी पंडित भी थे। वहाँ कोई कत्लेआम नहीं हुआ, वहाँ कोई हिंसा किसी तरीके की नहीं हुई। ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात है। मतलब तो इन चीज़ों को जब तक लोगों के सामने नहीं ले जाया जाएगा, तो ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखती हो, वो झूठ माठ बोल के कामयाब हो जाएंगे। आप देखो हरियाणा में रह रहे हैं हम, कितने बार मेवात के इलाके में जाते हैं काम करने के लिए, आज से नहीं 50 साल से जा रहे। मतलब अभी पिछले दिनों मैं किसान सभा के कुछ साथियों से मिला हूँ वहाँ पे। हाँ, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट के लोग लगे मुझे, बहुत प्रोग्रेसिव सोच है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बाबर और राणा सांगा के पिछले दिनों इतना विवाद छेड़ा गया, उसमें किसी ने ये भी बताया कि हसन खां मेवाती, वो तो राणा सांगा की तरफ से लड़े थे, वो राणा सांगा की तरफ लड़ने चले गए। 12,000 घुड़सवार थे उनके पास। और बाबर ने ये कहा हसन खां मेवाती को कि अपना तो दीन धर्म एक ही है, तुम्हें तो मेरी तरफ आना चाहिए। हसन खां ने ये कहा दीन धर्म अपनी जगह है, वतन अपनी जगह है, मैं वतन के लिए लड़ रहा हूँ, और शहीद हो गया। राणा सांगा घायल होके, खनवा की लड़ाई थी जो भरतपुर के पास पड़ती है, कितने में 1627 में, क्योंकि 1626 में पानीपत की लड़ाई हुई, और अगली वो हुई खनवा की लड़ाई, मतलब जिसके अंदर हसन खां मेवाती शहीद हुए। और 1857 की लड़ाई में 6000 शहीद है। और ये जब इनके सामने लोगों ने दबाव डालने की कोशिश की कि भी पाकिस्तान अलग मुल्क बन गया तो मुसलमान हो जाओ वहाँ पे, तो इनके दिमाग में चल भी पड़े कई गए भी थे लाहौर में, कुछ परिवार गए थे, फिर वापस आ गए। और वो ज्यादातर कहने लगे यार हम तो मेव हैं, मुसलमानों के लिए बना होगा मुल्क, हमारे लिए तो बना नहीं ना, हमने मांगा। गांधी जी आना चाहते थे, और गांधी जी घासेड़ा आए, जो ये गांव है नूह से उरली तरफ, और वहाँ लोगों से उन्होंने अपील की कि ये जो मेव हैं हमारे, वो तो हिंदुस्तान का गहना है, आप चले गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा। एंड दे स्टेड बैक। अब एक मामूली से इतिहास की बात है, और कई लोग कहते हैं मिनी पाकिस्तान है ये। मिनी पाकिस्तान है ही, आप वहाँ डेवलपमेंट नहीं कराओगे आप सर। अब पाकिस्तान तो बाद में कहना, पहली तो बात पहले हिंदुस्तान का हिस्सा बनने दो। आप ये सोचो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि आपको अफसोस नहीं होएगा कि अफसोस होता है जी। अफसोस ये भी होता है कि आप ये देखिए कि आज भी मेवात के ऐसे सैकड़ों गाँव हैं जब पीने का पानी नहीं है। हाँ, सैकड़ों गाँव, बहुत बुरी स्थिति है विकास की। वो कहते हैं ना कि जब गुलिस्ता को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। आज हमसे ही कहते हैं अहले वफा, ये हमारा मुल्क है तुम्हारा नहीं। तो ये जो भावना दर्द करती है, ये एक रखने वाली नहीं है। हमें एक रहने की जो विरासत है उसको मजबूत करना चाहिए, और आपस में पड़ोस में बैठ के चर्चा करके उखड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मिसगाइड होके भटके हुआ जो युवा होता है, या जो दूसरे पढ़ते नहीं ना जी, दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, उनसे हमें बात करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया देखते हैं हम, पढ़ नहीं पाते, तो मिस इन्फॉर्म्ड ज़्यादा हैं ये लोग। सोशल मीडिया भी काफ़ी सारा जहर फैलाने का काम कर रहा है। इनकी तो ताकत ही ये है जी। तो देखिए बात ये है कि ज़रूर हमें इस बात पे, जो शहीद हुए हैं इतने लोग, इसमें निश्चित तौर पर कुछ सबक तो लेना चाहिए ना। लेना चाहिए जी। पहला सबक तो ये लेना चाहिए कि आतंकवाद इस देश से खत्म होना चाहिए। सर पहला सबक तो यही है जी। बिल्कुल। दूसरा सबक ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। जो लोग राज कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश को सुरक्षित रखना, वो इससे भाग नहीं सकते। आप 48 घंटों में चुनावी रैली संबोधित नहीं करते तो काम चलता है।
आप देश के लोगों को आप रोज मन की बात करते हो, वही आप एक मन की बात देश के साथ कर लीजिए कि मुझे बहुत गहरा दुख है इस बात का, और मैं इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करूंगा, मुझे इतने दिन दो। जैसे नोटबंदी में 60 दिन मांगे उन्होंने, बहुत रोष व्याप्त है इन्होंने देश नोटबंदी में। की तब कहा था देश से टेररिज्म खत्म कर दूंगा, नोटबंदी से हो जाएगा। आप एक बात बताइए, चलो रिजर्व बैंक से जब पार्लियामेंट में पूछा गया कि भाई कितना पैसा जो नोटबंदी की थी वो वापस हो गया सरकार के पास, तो उन्होंने ये बताया 99% जो बैन किया हुआ नोट था उल्टा आ गया जी, वो वापस आ गया। तो काला धन कहाँ गया? काला धन बाबा रामदेव जी के इसका मतलब काला धन का सफेद करने के लिए वो था सारा का सारा, और आज तक उसके प्रभाव के ऊपर कोई चर्चा चली हो इस तरीके की? चर्चा कभी नहीं चलती। बागेश्वर बाबा के पास में प्रधानमंत्री के जाने पास समय है जी, आप देखिए, बताइए। और वो बागेश्वर जो दुनिया के सारे संकट पर्चा देख के बता देता है, उसको मोदी जी को ये संदेश नहीं भिजवाना चाहिए ताकि पहलगाम में अटैक होने वाला। हाँ भाई जो आदमी दूसरों की सब कुंडली निकाल देता है उसको इनके भी तो पता होना चाहिए सर। अरे आप ये देखो, बहुत दुख होता है सच्ची। यानी जो लोग घोड़े वाले थे, खच्चर वाले थे, टैक्सी वाले थे, वो तो होटल वाले थे, वो तो जो हमारे जो सैलानी गए हुए थे टूरिस्ट, उनसे किराया नहीं ले रहे, बोले नहीं लेंगे हम आपसे। और हवाई जहाज 38,000 रुपए की टिकट कर देता ओवरनाइट। ये सवाल कुंभ में भी उठा था जी, कुंभ में भी इतनी महंगी टिकटें बिकी है। मतलब आपदा इन लोगों के लिए तो अवसर की तरह से है। आरोपी दूसरों पे लगाते हैं, वहां लोग बदवासी में घर आने की कोशिश कर रहे हैं जी। क्या मतलब है उस समय हवाई किराए बढ़ाने का? एग्जैक्टली उस टाइम पे बल्कि ज़्यादातर एयरलाइंस को ये कहना चाहिए था हम अपने जहाज उपलब्ध करवाएंगे आप आइए, और हम किराया नहीं लेंगे। जो भी वहाँ पर पीड़ित लोग हैं, कोई सरकार को करना चाहिए था कि हम पे करेंगे। है तो ये संवेदनहीनता जो है ना सिस्टम की, ये है जो बहुत ही शर्म की बात है उस तरीके से। और नागरिकों को ये सवाल करने चाहिए ज़रूर। और जिन पीड़ित परिवारों ने, उनकी महिलाओं ने, उनकी बहनों ने जो भी सवाल किए हैं आने जाने वाले नेताओं से, देखो इतने आक्रोश में, और वो कर भी क्या सकते, सवाल ही पूछ सकते। वो कुदरती बात है कि वो छोटे से बच्चे के सामने मीडिया ने कैमरे लगा दिए। अब बताइए, मतलब क्या पहली बात तो ये, मतलब उनको उससे पूछना नहीं चाहिए था कुछ। और फिर उस बच्चे की मैच्योरिटी का लेवल देखिए, सरकार कहाँ है? बताइए, उसके मन की जो पीड़ाएं हैं वो तो बेचारे के मन में ही है उसके। तो खैर ऐसा है कि ये 3-4 और सर मैंने कहीं किसी किताब में पढ़ा था, बोले संकट के समय आप कैसा बिहेव करते हैं आपका वही असली चरित्र है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। और जब देश में कोई संकट आता है तो एक जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई है वो ऐसे चरित्र का प्रदर्शन करती है जैसे देश टुकड़ों में बटा हुआ एक बहुत ही छिन्न भिन्न राष्ट्रीय सद्भावना नाम की इनकी कोई चीज ही नहीं है जी इनके खाते। देखो मतलब बंदा चाहे बेशक एक ही होता है, वो जो 28 साल का आदिल हसन था, आदिल हुसैन शाह 28 साल का, वो उसको शहीद कर दिया आतंकवादियों ने। उसने तो बंदूक छीनने की कोशिश की, कोई ऐसे ही नहीं मारा गया वो भटकी हुई गोली से। उसने बाकायदा लोगों को बचाने के लिए बंदूक छीनने की कोशिश की है, तब वो शहीद हुआ। अब एक शहादत जो है वो एक बहुत बड़ा संदेश अपने आप में देश के अंदर देती है। तो कम से कम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि भाई आप उस संदेश की ही कुछ मूल्य समझें कि क्या मानवीय मूल्य उसके अंदर मौजूद है, जो वो शहादत है, तो उसकी तरफ ही कम से कम देखें। तो ये बड़ी नाजुक और संवेदनशील परिस्थिति है, नागरिकों को भी। लेकिन चिंता इस बात की है सर कि देश की सुरक्षा पे बात नहीं होती, देश में मजहब पे बातें होती हैं। ये अकाउंटेबिलिटी जब तक तय नहीं होगी ना शासन करने वालों, मैं फिर वही बात कहूँगा, ये मजहब नहीं है जिस पे बातें हो रही है।
वास्तव में ये मजहब का एक बिगाड़ा हुआ रूप है और उसको और मजहब ज्यादा से कोई लेना देना नहीं। बिगाड़ा जा रहा है। बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है मजहब से। जो ये कट्टरता चाहे जाति की हो, चाहे वो मजहब के नाम पे कोई कर रहा हो, चाहे इलाके की हो, चाहे भाषा की हो, वो उस इलाके और उस भाषा और उस जाति और उस मजहब के लिए घातक है कट्टरता। और अब इतिहास उठा के देखेंगे, सबके अंदर सहनशीलता है, सबके अंदर मानव प्रेम और मानवीय सद्भावना का संदेश है। ये हमारे बिल्कुल रोम रोम के अंदर समाया। अब वो उसमें जहर घोलना चाहते हैं, उससे हर हालत में निपटना पड़ेगा। देश के लोगों को एक रहना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया कामरेड साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, जुकाम था नहीं नहीं, लेकिन फिर भी आपने, मैं चाहता था कि इस मुद्दे पे आप जरूर अपनी राय रखें, क्योंकि जो बीच के लोग हैं, जिसको सांझी लोग हैं, आप उन लोगों में से एक हैं। तो हम सांझे लोगों से ये कोशिश करते हैं कि हम एक देश के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है हम उसको निभाएं। नहीं, हम बिल्कुल श्रद्धांजलि अर्पित फिर से करते हैं, परिवारों को भी संवेदना प्रकट करते हैं अपनी, कि किसी तरीके लेकिन उनको जो दर्द मिले वो नहीं आ सकते जी। वो नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम जख्मों को कुरेदा नहीं जाना, किसी तरह समय ही उनको भरेगा, ये बात जरूर है। बहुत दोस्तों, बहुत धन्यवाद। आप जरूर अपने विचार रखना। और भारत हम सबका है, मजहब बाद में है, देश पहले है। शुक्रिया, नमस्कार।